अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले नए आने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मुश्किल रास्तों की मुसाफिर हूँ, तुम मेरे साथ ना चल सकोगे। तुम मुझे आजमा कर देख लो, अगर मैं तुम्हारे मेयार पर पूरा ना उतरा तो तुम मुझे छोड़ देना। अब्दुल्ला बड़े एतमाद से फ़ातिमा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, मगर फ़ातिमा की एक ही ना थी कि मेरे रास्ते में ना आया करो वरना ठीक नहीं होगा। अब्दुल्ला मुसलसल एक माह से फ़ातिमा को इसी रास्ते में रोक लेता कि मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं। तो फिर मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझसे मुंह फेर लेती हो? तुम्हारी जगह कोई पत्थर भी होता तो पिघल जाता। तुम कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, तुम्हारा घर किधर है? कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर दूँगा। मैं इज़्ज़त से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। फ़ातिमा मुसलसल चली जा रही थी और अब्दुल्ला उसके पीछे पीछे बोलता जा रहा था। इतने में एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से आई कि अब्दुल्ला संभलता फ़ातिमा ने पूरे ज़ोर से अब्दुल्ला को धक्का दे दिया। अब्दुल्ला एक अमीर और इज़्ज़तदार घराने से तल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो अपनी यूनिवर्सिटी के ट्रिप पर 6 माह पहले कश्मीर गया, जहाँ उसे फ़ातिमा नज़र आई। पहाड़ों के बीचों बीच लकड़ियाँ इकट्ठी करते हुए वो, मगर आसपास तो कोई भी नहीं था। वो सुनसान पहाड़ी इलाका था। फ़ातिमा हुस्न में किसी शाहकार से कम ना थी। अब्दुल्ला पहाड़ी रास्ता तेज़ी से अबूर करता फ़ातिमा के पास जा पहुंचा। फ़ातिमा जानती थी यहाँ अक्सर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ ट्रिप पर आते हैं, इसलिए फ़ातिमा ने कोई ध्यान ना दिया। अब्दुल्ला फ़ातिमा के पास पहुंच चुका था। सुनो। फ़ातिमा ने कोई ध्यान ना दिया, वो अपने काम में मगन रही। सुनो लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मगर फिर भी फ़ातिमा ने सुनी अनसुनी कर दी। तो अब्दुल्ला अंग्रेज़ी में बोला, लगता है ऊंचा सुनती है या दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। फ़ातिमा रुक गई और पलट कर अब्दुल्ला को देखते हुए बोली, अंग्रेज़ी में जवाब दिया, ना तो मैं ऊंचा सुनती हूँ और ना मेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। मेरे पास फ़जूल वक्त नहीं कि मैं रुक कर तुम्हारी बातें सुनूँ। ये कहते हुए फ़ातिमा पहाड़ों में गुम हो गई। अब्दुल्ला को तो जैसे करंट लगा हो। उसके बोलने से लगा जैसे वो किसी अंग्रेज़ की औलाद हो। इतनी साफ़ और फर बोलती अंग्रेज़ी लड़की इन पहाड़ों में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। अब्दुल्ला ये सोचते हुए वापस वैन के पास आ गया, जहाँ बाकी लड़कियाँ और लड़के कैंप लगा रहे थे। इस इलाके में नज़दीक कोई रिहायशी होटल नहीं था, इसलिए सब ने प्लान बनाया कि कैंप लगाकर रात यहाँ ही गुजारी जाए। अब्दुल्ला गुमसुम मसलसल उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था। इतने में ज़रीन अब्दुल्ला के पास आकर बैठ गई। किन ख्यालों में गुम हो? ज़रीन अब्दुल्ला को देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तकरीबन सभी जानते थे कि ज़रीन अब्दुल्ला को पसंद करती है, मगर अब्दुल्ला ने कभी ऐसी कोई बात ना की थी कि ज़रीन को या किसी दूसरे को लगे कि अब्दुल्ला भी ज़रीन को पसंद करता है। वो सब सिर्फ दोस्त थे। अब्दुल्ला से अगर कोई बात भी करता इस सिलसिले में तो वो ये कहकर सबको टाल देता। ज़रीन भी एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अगले दिन सब कश्मीर के बाज़ार गए कि कुछ शॉपिंग कर लें कि अब्दुल्ला की नज़र एक दुकान के अंदर बैठी लड़की पर पड़ी। लड़की अब्दुल्ला की तरफ पुश्त किए थी। अब्दुल्ला बेख्तियार उस दुकान की तरफ चल दिया। फ़ातिमा दुकान वाले से बुरके का भी भाव कर रही थी कि दुकान वाला बोला, फ़ातिमा बच्चे, तुम ऐसे ही ले जाओ, तुम हमारी बेटी जैसी है। मगर फ़ातिमा दुकानदार से बोली, चचा मैं ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ज़बरदस्ती फ़ातिमा ने पैसे दुकान वाले को दिए और चल पड़ी। अब्दुल्ला को इतना तो पता चल गया था कि उस लड़की का नाम फ़ातिमा है। फ़ातिमा दुकान से निकली तो अब्दुल्ला दुकानदार के पास चला गया। काफ़ी चीज़ें खरीदी। फिर पूछा, चचा आपने उस लड़की को बुर्का इतना सस्ता दिया? तो दुकानदार ने चौंक कर अब्दुल्ला की तरफ देखा तो अब्दुल्ला बोला, जो भी मेरे से पहले बुर्का लेकर गई। तो दुकानदार बोला, नहीं बच्चा, मेरे पास तो पहले गाहक तुम ही हो, कोई लड़की नहीं आई। अब हैरान होने की बारी अब्दुल्ला की थी कि दुकानदार तो सिरे से मुकर ही गया कि उसके पास कोई लड़की नहीं आई। अब्दुल्ला ने लड़की का हुलिया, बुर्के का कलर वगैरह बताया
तो भी दुकानदार ने ना ही करता रहा। अब्दुल्ला दुकान से बाहर आ गया। अजीब लोग हैं, दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। अजीब पुरस्कार लोग हैं, कोई सीधी बात करता ही नहीं। अब्दुल्ला गाड़ी के पास आ गया तो बाकी सब भी पूरा बाज़ार घूमकर थक चुके थे, वापस आ गए। इनके ट्रिप की वापसी थी, मगर अब्दुल्ला का दिल नहीं कर रहा था कि वापस जाने को, मगर मजबूरी थी। सो सब हल्ला गुल्ला करते वापसी के लिए निकल आए। 2 दिन हो गए थे अब्दुल्ला को वापस आए, मगर वो इन्हीं पहाड़ों के में उलझ कर रह गया था। मामा, मुझे किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, कुछ दिन लग जाएंगे। अब्दुल्ला अपनी माँ से मुखातब होते हुए बोला। कहाँ जाना है? मामा, मेरा दोस्त है, उसकी तरफ कल सुबह सुबह ही निकल जाऊँगा। अब्दुल्ला की माँ खामोश हो रही। अगले दिन अब्दुल्ला अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। मुसलसल 6 घंटे से ड्राइव कर रहा था। कुछ न सोचा कि कहाँ रहेगा, कहाँ से फ़ातिमा का पता करेगा। शाम का वक्त हो रहा था जब अब्दुल्ला अपनी मंजिल पर पहुँच गया। होटल ढूंढा। खाना खाते हुए उसने होटल वाले से ही पूछा, यहाँ कोई कमरा मिल जाएगा रहने के लिए? मैं कुछ दिन यहाँ रुकूँगा। तो होटल वाले ने अमीर हमज़ा का पता बताया कि उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें रिहाइश के लिए जगह दे देगा। अमीर हमज़ा का पता लेकर अब्दुल्ला वहाँ पहुँच गया तो अमीर हमज़ा ने ऊपर से लेकर नीचे तक अब्दुल्ला का जायज़ा लिया। शनाख्ती कार्ड मांगा तो अब्दुल्ला ने दे दिया। अमीर हमज़ा ने एक कमरे की चाबी अब्दुल्ला के हाथ में दी और कमरे की निशानदेही कर दी कि ये कमरा है, जितने दिन चाहे रहो, तुम हमारे मेहमान हो। अब्दुल्ला अपना बैग लेकर कमरे में आ गया। यहाँ तक तो आ गया, अब फ़ातिमा का पता कैसे लगाएगा? ये सोचते सोचते अब्दुल्ला गहरी नींद में चला गया। सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो हमज़ा की आँख खुली। दरवाज़ा खोला तो 10-12 साल का बच्चा सामने खड़ा था। आपको कुछ चाहिए तो बता दें। तो अब्दुल्ला ने उसे कहा, मुझे गुसलखाना का बता दो, खाना वगैरह मैं बाहर से ही खाऊंगा, मेरे लिए तकल्लुफ़ ना करना। तो वो लड़का चला गया। अब्दुल्ला हाथ मुँह धोकर होटल की तरफ चल पड़ा। नाश्ता किया, घर में फ़ोन करके अपनी हैरियत की इतला दी और पैदल ही बाज़ार की तरफ चल पड़ा। सुबह के 9 बज रहे थे। बाज़ार में इक्का दुक्का ही लोग थे। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद अब्दुल्ला उसी दुकान के सामने रोड क्रॉस करके खड़ा हो गया। 10 बजे होंगे कि उसे फ़ातिमा आती हुई नज़र आई, मगर वो उस दुकान में ना गई। वो सीधी ही चलती गई। ये क्या, बाज़ार तो ख़त्म हो गया, फ़ातिमा कहाँ जा रही है? फ़ातिमा पहाड़ों की जानब जा रही थी। फ़ातिमा ने वहाँ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, अपनी कमर पर उठाईं और वापस चल पड़ी। अब्दुल्ला ये सब देख रहा था। फ़ातिमा फिर उसी रास्ते वापस हो गई। इससे पहले कि अब्दुल्ला फ़ातिमा के पास पहुंचता, अचानक सामने कुछ लोग आकर लड़ने लगे। वो 5 मिनट तक इसी तरह ऊंचा ऊंचा बोलते रहे। अब्दुल्ला उन लोगों को चीरते हुए आगे बढ़ा, मगर फ़ातिमा गायब थी। फिर सारा दिन अब्दुल्ला ऐसे ही आते जाते लोगों को देखता रहा। बाज़ार में बैठे, मगर फ़ातिमा नज़र न आई तो अब्दुल्ला अपने कमरे में आ गया। अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। 10 बजे फ़ातिमा पहाड़ों की तरफ गई तो अब्दुल्ला भागकर उसके रास्ते में आ गया। सुनो फ़ातिमा, मैं तुम्हारे लिए दोबारा आया हूँ। फ़ातिमा जवाब देते हुए, क्यों मेरे पीछे अपना वक़्त ज़ाया करते हो? तुम शहरी बाबू, कोई काम वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? देखो फ़ातिमा, प्लीज़ बैठकर मेरी बात सुन लो। मेरे पास फ़जूल वक्त नहीं, मेरे रास्ते में ना आना। ये कहते हुए फ़ातिमा आगे बढ़ गई। आज पूरा महीना हो गया था अब्दुल्ला को कश्मीर रहते हुए। वो रोज़ फ़ातिमा का पीछा करता, उससे बात करने की कोशिश करता, मगर बेकार। फ़ातिमा कोई जवाब ना देती। फ़ातिमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें इज़्ज़त से रखूँगा। मैं मुश्किल रास्ते की मुसाफिर हूँ, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। फ़ातिमा ने जवाब दिया, तुम मुझे आज़मा कर देख लो, अगर मैं तुम्हारे मेयार पर पूरा ना उतरा तो तुम मुझे छोड़ देना। अब्दुल्ला बड़े एतमाद से फ़ातिमा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, मगर फ़ातिमा की एक ही ना थी, मेरे रास्ते में ना आया करो वरना ठीक नहीं होगा। अब्दुल्ला पिछले 1 माह से मुसलसल फ़ातिमा को इसी रास्ते में रोक लेता कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ,
कोई मसला है तो मुझे बताओ, तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं। फातिमा का जवाब हर बार यही होता। फिर मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझसे मुंह फेर लेती हो? तुम्हारी जगह कोई पत्थर भी होता तो वो पिघल जाता। तुम कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, तुम्हारा घर किधर है? मैं तुम्हारे घर वालों के पाँव पकड़ लूँगा। फातिमा मसलसल चलती जा रही थी और अब्दुल्ला बोले जा रहा था। इतने में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई। इससे पहले कि अब्दुल्ला संभल पाता, फातिमा ने अब्दुल्ला को ज़ोर से धक्का दे दिया। अब्दुल्ला की आंख खुली तो उसके बाजू और सर पर पट्टी बंधी थी। फातिमा के धक्का देने की वजह से अब्दुल्ला के सर पर पत्थर लगा, बाजू की हड्डी टूट गई। सर पर चोट लगने की वजह से अब्दुल्ला बेहोश हो गया था। तुम्हें 100 बार कहा था ना कि मेरे रास्ते में ना आया करो, वरना ठीक नहीं होगा। अगर मैं उस वक़्त तुम्हें धक्का ना देती तो अभी तुम्हारी लाश सामने पड़ी होती। फातिमा कमरे में दाखिल होते हुए अब्दुल्ला से मुखातब हुई। फातिमा, मैं ऐसे ही तुम्हारे रास्ते में आता रहूँगा जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती। फातिमा गुस्से से अब्दुल्ला की तरफ बढ़ी और चीखते हुए बोली, तुम जानते हो क्या क्या मेरे बारे में? एक दिन ट्रिप पर आए और दीवाने बन गए। तुम मुझे मेरे मकसद से नहीं हटा सकते। अभी फातिमा बोल ही रही थी कि एक बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए तो फातिमा चुप कर गई। उन बुजुर्ग की तरफ मुड़ते हुए बोली, बाबा समझाएं इसको और सुबह इसको वापस भेजें। वो बुजुर्ग अब्दुल्ला के पास बैठ गए और बोले, बेटा वापस चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मगर क्यों बाबा? फातिमा से शादी करना चाहता हूँ, आप यकीन करें मैं फातिमा को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। तो वो बुज़ुर्ग बोले, तुम फातिमा को क्या दुख दोगे? उसने अपने दुख इतने दुख से सहे हैं कि वो पत्थर हो गई है। क्या मतलब बाबा? अब्दुल्ला बुज़ुर्ग को देखते हुए बोला। तो वो बुज़ुर्ग बोले, फातिमा हमारी बेटी नहीं है, फातिमा मेरे मरहूम भाई की बेटी है। मेरे भाई ने फातिमा को पढ़ने के लिए मेरे पास भेज दिया था। मेरा भाई मकबूजा कश्मीर में रहता था। फातिमा पढ़ाई में अच्छी थी, हमने इसको पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। वहाँ से आला तालीम लेकर आई तो माँ बाप से मिलने चली गई। शाम का वक़्त था कि कुछ लोगों ने फातिमा के घर धावा बोल दिया। फातिमा के बाप को पता चल गया था अब हम नहीं बचेंगे। फातिमा को तहखाने में छुपा दिया। फातिमा की आंखों के सामने उसके बाप, 2 भाइयों को और माँ को तेज़धार छुरे से ज़बह कर दिया गया। उसके ख़ानदान वाले उसकी आंखों के सामने ज़बह हुए पड़े थे, कहीं सर और कहीं धड़। फातिमा नरम और नाजुक सी लड़की थी, वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, वहीं सकते में चली गई। वो रोना, खाना पीना, बोलना सब भूल चुकी थी। वो तो अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने छुपते छुपाते फातिमा को हमारी तरफ भेज दिया। फातिमा 1 साल बाद होश में आई तो वो सिर्फ़ एक पत्थर बन चुकी थी। वो रोज़ अपने ख़ानदान की तस्वीरें निकाल कर देखती है और ख़ुद को मज़ीद पत्थर कर लेती है। और आज वो बुज़ुर्ग बात करते हुए बिलक बिलक कर रो दिए। और आज के बाद हम फातिमा को भी नहीं देख सकेंगे। इतने में फातिमा कमरे में दाखिल हुई। बाबा मुझे इजाज़त दें, आज मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ। फातिमा ने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। बाबा खड़े हो गए, फातिमा के माथे को चूमते हुए बोले, फातिमा एक बार फिर सोच लो। अब्दुल्ला की तरफ इशारा करते हुए बोला, एक तरफ ज़िंदगी की खुशियाँ हैं और दूसरी तरफ मौत। अब्दुल्ला कुछ ना समझते हुए खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? फातिमा कहाँ जा रही है? तो फातिमा ने अपने ऊपर से चादर हटा दी। अब्दुल्ला 2 कदम पीछे हट गया। ये क्या? फातिमा के सीने में बम लगा था। फातिमा मुस्कुरा दी। अब्दुल्ला तुम बम देखकर पीछे हट गए। मैंने अपने भाइयों को, अपने बाबा को, अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने ज़बह होते तड़पते देखा है। मैंने कहा था ना कि मैं मुश्किल रास्ते की मुसाफिर हूँ। अब्दुल्ला फातिमा के नज़दीक आ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। फातिमा मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, खुदारा मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे घर वालों को तो नहीं वापस ला सकता, मगर मैं वादा करता हूँ तुम्हें इतनी खुशियाँ दूँगा कि तुम जीने की तमन्ना करोगी। ये कहते हुए अब्दुल्ला फातिमा के कदमों में बैठ गया, मगर फातिमा पीछे हट गई और चली गई। अब्दुल्ला चीखें मार मार कर रोने लगा तो बाबा ने उसे गले लगा लिया। मेरे बच्चे, सुबह होने को है, वापस चले जाओ। अब आगे पता नहीं क्या होगा।
अब्दुल्ला वहीं बैठ गया। फातिमा को गए 24 घंटे हो गए थे कि खबर आई, बॉर्डर पार चौकी में खुदकुश हमला हुआ, वहाँ के सारे लोग मारे गए। ये सुनकर अब्दुल्ला की रहती उम्मीद भी टूट गई। बाबा के घर में जैसे मातम बीत चुका था। 3 दिन बाद अब्दुल्ला वापसी के लिए निकल आया। घर पहुंचा तो माँ बाप के गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। माँ बाप भी परेशान हो गए। तो रोते हुए अब्दुल्ला ने सारी बात माँ बाप को बता दी। वो भी सुनकर अब दीदा हो गए। 15 दिन हो गए थे अब्दुल्ला को घर आए। उसने फातिमा से टूटकर मोहब्बत की थी। वो उसे बुला ही नहीं पा रहा था। माँ बाप भी समझा समझा कर चुप कर गए। ज़ख्म ताज़ा हैं, आस्ता आस्ता भर जाएगा। रात तकरीबन 12 बजे डोर बेल बजी तो मुलाजिम ने आकर बताया, कुछ लोग आए हैं जिनके पास असला भी है, वो छोटे साहब का पूछ रहे हैं। अब्दुल्ला के माँ बाप डर गए। इतने में 5 मर्द और एक नकाब पोश लड़की अंदर दाखिल हुए। वो कबायली लोग लग रहे थे। वो बोले, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अब्दुल्ला को बुलाएं, उससे कुछ ज़रूरी बात करके हम चले जाएंगे। इतने में अब्दुल्ला भी कमरे से बाहर आ गया। बड़ी हुई दाढ़ी, उलझे बाल, हालत ऐसी कि जैसे पुराना मरीज़ हो। अब्दुल्ला के सामने आते ही लड़की ने नकाब उतार दिया। फातिमा? अब्दुल्ला ने बेयकीनी से आगे बढ़ा तो फातिमा मुस्कुरा दी। उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर फातिमा का हाथ अब्दुल्ला के हाथ में दिया और कहा, अब अपनी मोहब्बत का पास रखना। तुम कहते थे ना कि एक बार आजमा कर लो, तुम्हारी आजमाइश शुरू। इससे निकाह करो और उसे अच्छी ज़िंदगी दो। ये कहते हुए वो लोग अब्दुल्ला का शनाख्ती कार्ड उसके हवाले करके चले गए। अब्दुल्ला के वालिदैन को भी बेटे की पसंद बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अगले दिन ही फातिमा और अब्दुल्ला का निकाह बड़ी सादगी से कर दिया और वलीमे के कार्ड बांट दिए। फातिमा ने बताया कि जब तुमसे मैं बात कर रही थी जाने से पहले, तो मेरे 6 मुँह बोले भाई बाहर खड़े थे, सब सुन रहे थे। आधे रास्ते में उन्होंने मेरे जिस्म से बांप उतार कर खुद बांध लिया और कहा, अपनी बहन का बदला मैं लूँगा, बदले में मेरी बहन ज़िंदगी की खुशियाँ जिएगी। फातिमा के बहुत कहने के बावजूद वो ना माने और फातिमा को अपनी कसम देकर वापस भेज दिया। आज फातिमा बहुत खुश है। अब्दुल्ला ने उसे बहुत खुश रखा। फातिमा भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती कि जिसने उसके सारे दुख धो डाले, फातिमा अब्दुल्ला जैसा जीवन साथी देकर।